आज हम रिव्यू करने वाले एक मूवी जिसका नाम है चोक। तो शुरू करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर रिलीज़ हुआ था 21 मई 2020 को, और ट्रेलर रिलीज़ होने के समय तो ऐसा लगा था कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रूगिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। प्रीमाइस काफ़ी फ्रेश था, कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ऐसे लगा कि कुछ नया आया है। और ट्रेलर ऐसे देश में रिलीज़ हुआ है जो हमारा देश भारत है, जिसमें हर साल कम से कम 2000 से 3000 मूवी रिलीज़ होती है, एंड ऑलमोस्ट 80 to 90% मूवीज़ की स्टोरी वही रहती है जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। बट इस बीच में जब चोक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, ऐसा लगा कि कुछ एक नया आया है, कुछ ताज़ा देखने मिलेगा हमें। तो डिस्कस करते हैं इस मूवी के बारे में। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अनुराग कश्यप की प्रोडक्शन कंपनी गुड बैड फिल्म्स में, और गुड बैड फिल्म्स की ये डेब्यू प्रोडक्शन है। इस फिल्म को लिखा गया है निहित भावे ने। निहित भावे ने स्टोरी सोची थी या लिखी थी 2013 में। इस मूवी के मुख्य कलाकार हैं रोशन मैथ्यू, सयामी खेर, राशि देशपांडे, अमृता सुभाष और उपेंद्र लिमाय। प्रोटैगनिस्ट सयामी खेर को हमने देखा था मिर्जा में पहली बार हर्षवर्धन कपूर के साथ। वो मूवी डायरेक्ट की थी राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। रोशन मैथ्यू साउथ इंडियन इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं। राशि देशपांडे थोड़ी बहुत फेमस हुई थी सीक्रेट गेम्स के साथ, और अमृता सुभाष को हमने देखा था गली बॉय में, जिसमें वो रणवीर सिंह की मॉम बनी थी। और इसमें एक और जाने माने मराठी एक्टर है जिनका नाम है उपेंद्र लिमाय। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मूवी का रिव्यू। मूवी रिलीज हुई 5 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पे। तो पहले डिस्कस करते हैं मूवी के टाइटल के बारे में। मूवी का टाइटल है चोक, पैसा बोलता है। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि चोक तक मूवी का नाम ठीक था, बट ये पैसा बोलता है लिखने की क्या जरूरत थी। शायद कुछ टेक्निकल रीजन होगा, शायद सेम नेम की मूवी पहले आई होगी, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट नाम रखने के लिए रख लिया होगा। बट इस मूवी का टाइटल सुनने में मेरे को ऐसे लगा जैसे दाग द फायर या धोखा द फ्रॉड, या वो सारी साउथ इंडियन फिल्म जो सेट मैक्स पे आती है जिनका नाम ऐसे ही होता है। ये तो हो गया मूवी टाइटल डिस्कशन। अब मूवी का रिव्यू डिस्कस करते हैं। तो मूवी ऐसे मुझे लगा कि एज अ होल मूवी नहीं लगा, मुझे ऐसे लगा कि ये अलग अलग सेगमेंट्स में मूवी है, मतलब स्कैटर्ड है। जैसे जिक्सॉ पजल में अलग अलग पजल पीसेस रहते हैं, इनको ठीक से ज्वाइन नहीं किया गया है, ये इधर है ये उधर है। एज अ होल एज अ सिंगल मूवी नहीं लगी, मुझे ऐसे लगा कि स्कैटर्ड है, हर जगह फैला हुआ है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ चंक इधर उधर फैला हुआ है। एक प्रॉपर कॉन्जाइंट होल फिल्म नहीं लगी मुझे ये। और आई फेल्ट मोर लाइक एन एंथोलॉजी मूवी, जैसे मुंबई मेरी जान या वो सारी मूवी जिसमें 4-5 अलग स्टोरी चल रही थी और बाद में जाके मिल जाती, वैसे टाइप की मूवी लगी मुझे ये। तो आई थिंक वहाँ पे डायरेक्टर या स्टोरी राइटर फेल हो गए मूवी को एक सिंगल थ्रेड में डालने के लिए। और मूवी में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट तो अगर आप जो प्रोटैगनिस्ट है सयामी खेर, उनको थ्रू आउट द मूवी टायर्ड दिखाए। वो टायर्ड क्यों है? उनके लव लाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है, वो अकेली अर्निंग मेंबर है फैमिली की, इस वजह से उनके चेहरे पे एक थकावट वाला सा एक मुखौटा हमेशा चढ़ा रहता है। बट इस चीज़ को शायद लाइटिंग या डायरेक्शन या उनकी एक्टिंग ने ठीक से पोर्ट्रे नहीं कर पाया। अगर मुझे आपको इसका एक एग्जाम्पल देना रहेगा तो एक शॉर्ट फिल्म आई थी जूस करके, जिसमें शेफाली शाह ने काफ़ी अच्छे से एक टायर्ड वाइफ का एक्सप्रेशन दिया था, उनके लुक को काफ़ी जस्टिफाई किया था। मैं एग्जांपल के लिए उनका इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। सो कहीं पे मैं ये बेंचमार्क समझ के हमेशा देखता हूँ कि अगर आप एक टायर्ड वाइफ का लुक दे रहे हो तो वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, जो मुझे नहीं लगा वैसा। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन। उस रोल को ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि आपको उससे सिंपैथी होगी कि यार वो थकी हारी पूरे घर पे आती है, फिर घर का काम करना पड़ता है, दोनों के लिए, तीनों के लिए खाना बनाना पड़ता है, घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, जबकि उसका हस्बैंड इज़ अ लूजर। वो कुछ भी नहीं करता है, ना कमाता है, पूरे दिन कैरम खेलता रहता है, पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता है। बट मुझे मूवी में एक भी पॉइंट पे सयामी खेर के कैरेक्टर के साथ कहीं पे भी सिंपैथी नहीं आई। और डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है कि जब वो मूवी बना रहे हैं या मूवी थिएटर में देख रहे हैं उनकी कोई, तो आप भी जो ऑडियंस होते हैं वो फील करते हैं कि हाँ हम भी मूवी के एक पार्ट हैं। अगर आप उस जर्नी में चले जाते हो तब आप मूवी को एंजॉय करते हो। अगर आप कहीं पे भी फील नहीं कर रहे कि आप मूवी के अंदर हो, आप खुद वो आपका खुद का वो रिफ्लेक्शन है लाइफ का, तो आप नहीं फील करते कि आप मूवी से कनेक्टेड हो। तो आई थिंक डायरेक्टर ने यहाँ पे कुछ वीक पॉइंट छोड़ दिए हैं, जहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि, मतलब आप सोचिए हर मूवी का डायरेक्टर आपके कार के ड्राइवर के जैसा रहता है। आप बैक सीट पर बैठे हो, डायरेक्टर ड्राइवर है, वो मूवी के स्टोरी के थ्रू आपको अलग अलग जगह पे लेके जाता है। बट अगर वो कहीं पे जाके रोक दिया अचानक से, आपको गाड़ी से उतरने बोल दिया और फिर गाड़ी आगे लेके चले जाए, तो आपको तो यही लगेगा ना कि यहाँ तक आप डायरेक्टर के साथ थे, मतलब यहाँ तक आपने मूवी एंजॉय की थी, बट उसके आगे आप मूवी एंजॉय नहीं कर पाए। तो डायरेक्टर का रोल वही रहता है कि वो आपको एक जर्नी पे लेके जाता है। वो जर्नी शुडंट बी इंटरप्टेड, इट शुड बी अ स्मूथ जर्नी। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स या हैप्पी एंड सैड सिचुएशन रहेंगे मूवी में,
बट दैट डजंट मीन कि आप मूवी से डिस्कनेक्टेड फील करो। तो मैं पर्सनली तो इस मूवी से काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील किया। ये तो हो गया डायरेक्शन के बारे में। अब मूवी की प्रेमाइस की बात करते हैं। मूवी की सबसे बड़ी आयरनी या विडंबना ये है कि एक बैंक में काम करने वाली कर्मचारी को दिखाया जो बहुत गरीबी से पास हो रही है, जिसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो आप ही सोचिए, आप बैंक में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप थ्रू आउट द डे आपका जितना भी वर्किंग आवर है उतने समय आप पैसों से घिरे हुए हैं, बट आपके खुद के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं और एक दिन आपको अपने किचन के सिंक में से पैसे निकलते हुए दिखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे भगवान ने आपकी सुन ली है और आपके लाइफ के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। बट हर एक मूवी में कॉम्प्लिकेशन और रेजोल्यूशन का पेयर होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है कि हमारे पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था 2016 में, और ये स्टोरी भी तभी की बेस है। तो सोचिए, आपको आपके किचन सिंक में से पैसा मिल रहा है, आपको लग रहा है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होगी, और तभी एक चीज़ आपके आड़े आ जाती है कि जितने भी नोट्स आपको मिले हैं वो अब कुछ यूज़ के नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं, उनका कुछ भी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक टाइप का कॉम्प्लिकेशन आता है मूवी में। मूवी के इस पॉइंट से आपको लगता है कि मूवी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे देखते समय। मैंने एक्सपेक्ट किया कि अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, अब कुछ आएगा, और लिटरली मैंने अपने आप को ड्रैग किया थ्रू आउट द मूवी, नोइंग कि हाँ इस मूवी में कुछ सस्पेंस रहेगा, अच्छा कुछ रेवलेशन रहेगा, लास्ट में कुछ बहुत बड़ा खुलासा होगा। इस वजह से मैंने मूवी को पूरा देखा, नहीं तो इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं था कि मैं ग्रिप्ड रहूँ, मैं देखते रहूँ मूवी। तो मैंने सिर्फ वेट किया, लिटरली मैंने वेट किया। आपको सच बताऊं तो मैंने वेट किया कि लास्ट में कुछ अच्छा सस्पेंस रिवील होगा या कुछ अनफोल्ड होगा या कुछ खुलासा होगा, बड़ा कुछ बताया जाएगा। बट जो मूवी का सस्पेंस था, जो मूवी के एंड में जो रिवील किया गया है, वो उतना वर्थ नहीं था। वो मुझे इतना सरप्राइज़ नहीं किया, इतना शॉक नहीं लगा मुझे देख के कि हाँ ये कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। तो इसे बोलते कि जो पे बैक था, मतलब इतना आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया मूवी में ये सोच के कि कुछ बड़ा सस्पेंस है, बड़ा खुलासा होगा, वो उतना वर्थ नहीं था, उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी। मतलब मुझे तो पर्सनली इतना कुछ शॉक वैल्यू नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है या कुछ है। तो यहाँ पे मूवी फॉल्स फ्लैट। तो यहाँ पे तो मतलब उम्मीद छूट गई कि मूवी में अब कुछ रहेगा भी, मूवी एंड भी हो गई। तो अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं रोशन मैथ्यू के साथ, जिनके बारे में काफ़ी बोला गया था कि उनकी बॉलीवुड डेब्यू है और उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छी मूवीज़ दी हैं एक्टिंग के मामले में। बट इस मूवी में टू बी ऑनेस्ट मुझे उनका एक्सप्रेशन काफ़ी फ्लैट लगा, काफ़ी फ्लैट, मतलब इतना फ्लैट लगा कि मुझे बॉलीवुड के 2 अर्जुन की याद आ गई। अब ये 2 अर्जुन कौन है मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बहुत स्मार्ट है, बॉलीवुड की फिल्म देखते हैं आपको समझ जाएगा कौन से 2 अर्जुन की बात है। सयामी खेर थोड़ा सा उन्होंने मूवी को बचा लिया अपने टायर्ड लुक और उनका जो नेचुरल फेस का जो स्ट्रक्चर है उस वजह से। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मूवी में 2-3 बड़े मंझे हुए कलाकार थे। उपेंद्र लिमाय काफ़ी जाने माने मराठी एक्टर और काफ़ी मंझे हुए एक्टर हैं, और अमृता सुभाष ने भी अपना रोल काफ़ी अच्छे से प्ले किया। बट ये दोनों एक्टर्स होने के बावजूद भी मूवी उतना कुछ खास इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए उनके ऑडियंस पे। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में मूवी में। तो बेसिकली ट्रेलर के बारे में तो मैंने बताया कि प्रीमाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी यूनिक था। टू बी ऑनेस्ट उसके लिए पॉइंट्स मिलने चाहिए राइटर और डायरेक्टर को कि जो कॉन्सेप्ट था मूवी का यूनिक था। वो लव ड्रामा, वो वॉर फिल्म, वो सेक्स कॉमेडी या फिर इलॉजिकल एक्शन सीन के साथ कॉमेडी मूवी बनाना, वो सब छोड़ के कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया गया था। तो वो चीज़ के लिए पॉइंट देनी चाहिए मूवी की। ठीक है, ऑडियंस को वहाँ तक तो लेके आए कि आप ट्रेलर आपने दिखाया इंटरेस्टिंग, तो मूवी देखने गए लोग या मूवी देखा लोगों ने अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे। एंड बहुत दिनों के बाद एक ऐसे एक्टर दिखाई दिए जिनका चेहरा आप जानते होंगे बट उनका नाम नहीं जानते होंगे। इनका नाम है तुषार दलवी, जो सयामी खेर के बॉस बने, जो बैंक में काम करते हैं। हमने काफ़ी टाइम उन्हें सीरियल्स और मूवीज़ में पहले देखा, बट ये मैंने काफ़ी उन्हें ब्रेक के बाद किसी मूवी में या उन्हें टीवी स्क्रीन पे देखा, तो मुझे अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में। मूवी के टेक्निकलिटी के बारे में बात किया जाए तो अनुराग कश्यप इज़ नोन फॉर मेकिंग बजट फिल्म्स। वो काफ़ी कम बजट में अपनी मूवी बना लेते हैं, बट इस मूवी को देख के मुझे ऐसा लगा कि उनके इस फॉर्मूले की वजह से कहीं कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। लाइक जो फ्लैशबैक था उनके टैलेंट शो का, जिसमें सिंगिंग शो था, उसका प्रोडक्शन वैल्यू मुझे बहुत लो लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई कॉलेज फेस्टिवल का वीडियो देख रहा हूँ रैदर देन अ बिग बजट टैलेंट शो विच कम्स ऑन अ प्रीमियम चैनल। वो एक नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा जो बैकग्राउंड स्कोर था। मतलब बैकग्राउंड स्कोर रिमाइंडेड मी ऑफ टॉम एंड जेरी बैकग्राउंड म्यूजिक बेसिकली। मतलब इंटेंशनली डाला होगा, उसके पीछे कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, बट
बीइंग एन ऑडियंस मुझे काफ़ी प्लेन लगा, ऐसा लगा कि मैं कोई कॉलेज की शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ जिसका बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर नोइंग दैट कर्श काले ने बैकग्राउंड स्कोर पे काम किया है, बट रियली मतलब जितने भी चेस सीन या ऐसा सीन्स था जिसमें आपको लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ ग्रिपिंग है, उसमें काफ़ी फ्लैट सा बैकग्राउंड स्कोर था, मतलब सिर्फ ड्रम्स यूज़ किया गया है। तो उससे मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं आया मूवी देखने के लिए या उस सीन को देखने के लिए कुछ अच्छा होने वाला है करके। आप लोग स्मार्ट हैं, मूवी के ट्रेलर से आप लोग समझ गए होंगे कि पूरी मूवी डार्क होने वाली। इवन मूवी स्टार्ट होती है, जिस दिन रिलीज़ हुई जब आपने देखा मूवी स्टार्ट होती है उस दिन भी आपको लगा कि मूवी पूरी डार्क होगी क्योंकि लाइटिंग डार्क यूज़ किया है। एंड अनुराग कश्यप इज़ नोन फॉर मेकिंग डार्क फिल्म्स टू, मतलब अगली आप देखिए उसमें भी काफ़ी डार्क सेटिंग थी, लाइट यूज़ किया था, बट इसमें वो मूवी की स्टोरी के साथ गई नहीं। मतलब सिर्फ अगर आप लाइटिंग एस्पेक्ट पे छोड़ देंगे अपनी मूवी को कि मूवी की स्टोरी को लाइटिंग संभालेगी, डार्क सेटिंग संभालेगी, या कलर टोन अगर पोस्ट प्रोडक्शन में आप उसका डार्क कर रहे हैं तो उस वजह से काफ़ी थ्रिलिंग लगेगी मूवी या अच्छी लगेगी। तो सच मानिए इस मूवी ने ऐसा कुछ किया नहीं। लाइटिंग अच्छी थी नो डाउट, बट स्टोरी वीक होने की वजह से बाकी जिन लोगों ने मेहनत की थी मूवी पे वो भी कुछ काम नहीं आई मूवी की। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डार्क सेटिंग रखें या डार्क लाइटिंग रखें या पोस्ट प्रोडक्शन में आप टोन मूवी का थ्रू आउट डार्क कर दे तो मूवी काफ़ी ग्रिपिंग लगेगी या थ्रिलर लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी के डायरेक्टर की बात किया जाए तो हम सब जानते हैं अनुराग कश्यप हैं, बट अगर मैं आपको रिमाइंड करूँ तो आप याद करिए उनकी लास्ट कौन सी फिल्म काफ़ी अच्छी परफॉर्म की थी या क्रिटिक रिव्यू भी बहुत अच्छा था। आई थिंक पिछली मूवी उनकी थी मन मर्जियाँ, जो कुछ खास नहीं कर पाई। इवन मुक्केबाज भी थी जो कुछ खास नहीं कर पाई। तो आई डोंट रिमेंबर लास्ट मूवी कब अनुराग कश्यप ने कुछ अच्छी बनाई थी। इवन बॉम्बे वेलवेट वॉज अ बिग डिजास्टर। एंड मेरी पर्सनल फेवरेट तो अगली, गैंग्स ऑफ वसेपुर, ये दोनों मूवी मेरी फेवरेट है अनुराग कश्यप की। मैंने गुलाल नहीं देखी जिसके बहुत रेव रिव्यूज़ आए थे, बहुत अच्छे रिव्यू आए थे, मैंने गुलाल नहीं देखी तो उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, बट बाकी मूवीज़ मुझे अनुराग कश्यप की ओके ओके लगती है। एंड ये तो काफ़ी लो थी, मैंने मन मर्जियाँ भी नहीं देखी, बट चोक्ड ऐसे मूवी काफ़ी लो थी। तो इतना सब देखने के बाद, इतना सब अनुराग कश्यप को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने मार्केट में या बॉलीवुड में अपना एक ब्रांड नेम बना रखा है और उस ब्रांड नेम की वजह से अब मूवीज़ चल रही हैं। उन्होंने वो मेहनत की शुरू में काफ़ी, बट अब वो मेहनत डायरेक्शन में नहीं दिख रही उनकी। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। वी ऑल नो ही वॉज एन आउटसाइडर, उनका कोई गॉडफादर नहीं था बॉलीवुड में, तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, बट वो शुरू में जो उन्होंने नाम कमाया ना, अब उस पर चल रही है मूवी। इट्स लाइक आप यूट्यूब के एस्पेक्ट से देखिए कि बहुत बड़ा यूट्यूबर जिसने शुरू में मेहनत की, अभी उसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, अब वो कोई भी वीडियो बनाए तो उसको व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे थोड़े बहुत। तो मुझे भी वैसा ही लग रहा है अनुराग कश्यप को लेके कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अनुराग कश्यप के प्रोजेक्ट में, नोइंग कि ही इज़ अ ब्रांड नेम, ही विल बी एबल टू पुल थोड़े ऑडियंस टू द कॉन्टेंट। बट ऐसा हो नहीं रहा है उनका कॉन्टेंट देखा जाए। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे अनुराग कश्यप को और एक्सपीरियंस होते जा रहा है बॉलीवुड में, वो अपने मेंटर के फुटस्टेप पे ही चल रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम सबको पता है उनके मेंटर राम गोपाल वर्मा है, एंड वी नो उन्होंने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाई थी, बट अब उनकी मूवीज़ को कोई नहीं जानता, उन्हें इतना कोई ध्यान नहीं देता बॉलीवुड में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप वैसे जा रहे हैं एंड उन्हें बकअप करना पड़ेगा, उन्हें कुछ अच्छा और नया कुछ बनाना पड़ेगा जो काफ़ी ऑडियंस को पसंद आए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया है, वो हर तरह की मूवी बनाए। मन मर्जिया वॉज अ रोमांटिक मूवी, बट वो काफ़ी केपेबल हैं। हम उनकी प्रीवियस मूवीज़ को तो देख सकते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स के इसमें भी। तो लेट्स एक्सपेक्ट कि अनुराग कश्यप फ्यूचर में कोई अच्छी मूवी बनाए। मुझे पर्सनली भी ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ जिसे ये मूवी पसंद नहीं आई। मैंने कुछ दोस्तों से भी बात की तो हाँ, उसमें मिक्स्ड रिव्यूज़ थी, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को ओके लगी, कुछ लोग बोले कि हाँ नहीं उतनी अच्छी थी, और काफ़ी लोग मेरे पॉइंट्स पे एग्री भी किए। एंड फिर मैं इंटरनेट पे गया IMDb पे, मैंने वहाँ पे चेक किया कि फ्रेश रेटिंग्स क्या है। मतलब 5th को ये मूवी रिलीज़ हुई है और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं मूवी रिलीज़ हुए। तो IMDb पे इस मूवी की रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10, विच इज़ लाइक बिलो एवरेज। एंड 1500 लोगों ने अभी तक वोट किया इस रेटिंग के लिए, तो आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर द मूवी इटसेल्फ। एंड तब जाके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मेरे पॉइंट्स भी वैलिड हैं। इट्स नॉट दैट मैं मेरे पॉइंट्स पे शक कर रहा था, बट आई थॉट कि मे बी काफ़ी लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी अगर रिलीज़ होती है तो स्टार्टिंग में कुछ डिसेंट रेटिंग्स होते हैं इंटरनेट पे, बट अभी से ही अगर 5.7 चल रहा है रेटिंग मूवी का, तो आई थिंक इट इज़ परफॉर्मिंग बिलो एवरेज। अगर इंटरनेट आर्टिकल्स की माने तो ये मूवी को लिखा गया था 2013 में और ये रिलीज़ हुई 2020 में। अगर शूटिंग 1-2 साल पहले भी चालू हुई थी तो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स का टाइम था कि स्टोरी को रिविजिट करके बार बार देखा जाता कि इसमें क्या पॉइंट्स इंप्रूव किया जाए। मतलब वही है ना, अगर आप एक स्क्रिप्ट या एक स्टोरी लिखते हैं तो आप बार बार उसे पढ़िए,
उससे आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। एंड आई थिंक 5-6 ईयर्स टाइम एक स्टोरी के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम रहता है कि उसे परफेक्ट किया जाए या ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट किया जाए। बट इस केस में ऐसा लगा कि स्टोरी को लिख दिया गया था और उसे वापस कभी इम्प्रूव नहीं किया गया या नंबर ऑफ ड्राफ्ट ज़्यादा उस पर लिखे नहीं गए। तो आई थिंक ये वन ऑफ द पॉइंट था जिस पे वर्क किया जा सकता था कि स्टोरी लिखी गई तो आप उसे दूसरे लोगों को पढ़ाइए और लोगों से पूछिए क्या चेंज कर सकते हैं, खुद आप पढ़िए बार बार। एंड आई थिंक कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हटा के वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें लगा सकते थे। आप इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। कैसे बना सकते थे वो आप दिखा सकते थे स्टोरी में। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है 6-7 साल में, ऐसा लग रहा है। एंड डायरेक्ट स्टोरी को मूवी में बना दिया गया। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप बंद कर सकते हैं जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है। अब जिन्होंने ये मूवी देखी है, दिस इज़ एन स्पॉइलर अलर्ट। मेरे पास एक सवाल है। सो मूवी का सबसे बड़ा रिवील ये है कि उस बिल्डिंग के सारे लोगों को पता था कि वो पैसा है एंड वो लोग किसी ना किसी तरीके से वो पैसा यूज़ कर रहे थे। लाइक सयामी खेल के किचन सिंक में से वो पैसा निकल रहा था, बाकी लोग उस इंसान के घर पे जाके वो पैसा ले रहे थे या चुरा रहे थे। तो ऑलमोस्ट सबको पता था वो पैसे के बारे में। यही एक सस्पेंस था मूवी के बारे में। आप सारे लोगों के लिए वो सवाल है कि आपको मूवी के किस पॉइंट में थोड़ा बहुत समझा है या ऐसा शक हुआ कि सिर्फ सयामी खेर ही एक अकेली नहीं है इस बिल्डिंग में जिनको इन पैसे के बारे में पता है, बाकी और लोगों को भी पता है। मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कहाँ पता चला। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहाँ पता चला कि ये सस्पेंस है। मूवी के ट्रेलर में भी एक हल्का सा क्लू दिया गया था मूवी के सस्पेंस के बारे में। अगर आप इस सीन को देखें, जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था तो आप रोशन मैथ्यू का एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वो खुश है और बाकी दोनों एक्ट्रेसेस उसे मुड़ के शॉक में देखती हैं। तो इसी पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि इस पर्टिकुलर सीन का कुछ ना कुछ लेना देना है मूवी के सस्पेंस से। ये गिव अवे है कि क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग डिसाइड करिए। बट यहाँ से थोड़ा सा शक हो गया था कि इन दोनों को पहले से ही पता था उस सारे पैसे के बारे में। सिर्फ रोशन मैथ्यू एक ऐसे जिन्हें नहीं पता था। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एज ए मूवी रिव्यू। सो मैं ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। आप लोग का साथ चाहिए। प्लीज़ कमेंट करिए अपने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक्स। थैंक यू सो मच।